Welcome to today's intelligence briefing. हेलो एवरीवन। आज हम कंपाउंड लर्निंग के डेली करंट अफेयर्स मास्टर ब्लूप्रिंट को डीपली डिकोड करेंगे और ये स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्ड है फॉर द 29th अप्रैल 2026। राइट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए आज का डेटा एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन सेट करेगा। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी एडवाइस है आप सबके लिए। बिल्कुल, और ये काफी क्रिटिकल है। हाँ, देखिए, सिर्फ पीडीएफ्स का पहाड़ बनाने से सिलेक्शन नहीं होगा। पहले इस डीप डाइव को सुनकर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, तभी वो डेटा और नंबर्स आपको एक्चुअल एग्जाम में याद रहेंगे। सही बात है। एनालिसिस और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के बिना ना डेटा बस रैंडम नंबर्स का एक गुच्छा रह जाता है। आज की इस ब्रीफिंग का मेन मिशन उन कॉम्प्लेक्स ग्लोबल और नेशनल इवेंट्स को सिंथेसाइज करना है जो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनकर आते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम ओवरव्यू पर नजर डालें, आज क्या क्या कवर होने वाला है? इस ब्लूप्रिंट में एक काफी क्लियर विजुअल स्ट्रक्चर है। पहली स्लाइड में 6 हेक्सागन कैटेगरीज हाईलाइट की गई हैं: मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिसी, डिफेंस एंड स्पेस, इकोलॉजी एंड हेल्थ और आखिर में स्पोर्ट्स एंड ऑब्जर्वेंसेस। वाओ, मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। हाँ, ये होलिस्टिक अप्रोच ना ये इंश्योर करती है कि करंट अफेयर्स का कोई भी क्रिटिकल ब्लाइंड स्पॉट ना छूटे। एक स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट आपके एग्जाम प्रेप के कॉग्निटिव लोड को काफी कम कर देता है। आई एग्री यार। और क्योंकि किसी भी देश की नेशनल पॉलिसी या उसकी जियोपॉलिटिक्स अल्टीमेटली उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, मुझे लगता है हमें मैक्रो नंबर से ही शुरुआत करनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और आरबीआई डायरेक्टिव्स वाले सेक्शन में इस बार सेंट्रल बैंक का न्यूट्रल स्टैंस काफी प्रोमिनेंटली हाईलाइट किया गया है। राइट, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एग्जैक्ट बेंचमार्क रेट्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो सब लोग ध्यान से सुने। हाँ, तो रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज्ड रखा गया है। ओके, 5.25। और एक्सेस लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने वाला एसडीएफ क्या चल रहा है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ अभी 5.0% पर है। और इमरजेंसी फंड बोरोइंग के लिए जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है, जिसे हम एमएसएफ कहते हैं। हाँ, एमएसएफ और बैंक रेट दोनों सेम होते हैं ना? बिल्कुल, एमएसएफ और बैंक रेट दोनों 5.50% पर सेट किए गए हैं। इन नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक क्लियर वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी लग रही है। लेकिन एक सवाल आता है दिमाग में, आरबीआई रेट्स कट करके मार्केट में ग्रोथ स्टिमुलेट क्यों नहीं कर रही अभी? इसका जवाब एक्चुअली उनकी नई प्रोजेक्शंस में छुपा है। देखिए, FY27 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ को 7.6% से रिवाइज डाउन करके 6.9% कर दिया गया है। ओह, रिवाइज डाउन किया है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट को 4.2% से बढ़ाकर 4.6% कर दिया गया है। अच्छा, तो जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रहा हो, हाँ। तो रेट्स कट करना बेसिकली आग में घी डालने जैसा होगा। एग्जैक्टली, वही सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। ये जीडीपी और इन्फ्लेशन का जो एक सीसॉ चल रहा है ना, इसमें क्रूड ऑयल और सप्लाई प्रेशर्स कैसे हमारी इकोनॉमी की स्पीड लिमिट सेट कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा होता है तो प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इस सप्लाई प्रेशर का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी आईआईपी नंबर्स में दिख रहा है। राइट, आईआईपी डेटा क्या नंबर्स हैं इस बार? मार्च 2026 में आईआईपी ग्रोथ स्लो होकर एक 5 मंथ लो पर आ गई है एट जस्ट 4.1%। सिर्फ 4.1? हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले महीने यानी फरवरी का फिगर भी स्लाइटली रिवाइज डाउन हुआ है 5.2% से 5.1% पर। तो मतलब क्रूड ऑयल फ्लक्चुएशन सच में इकोनॉमी को स्लो कर रहे हैं। पर देखिए, ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डेटा थोड़ा ग्लूमी लग सकता है, पर इसके सामने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड पॉजिटिव्स भी हैं। बिल्कुल है। जैसे इंडिया के FY26 एक्सपोर्ट्स ने एक हिस्टोरिक बेंचमार्क क्रॉस किया है, रीचिंग $860 बिलियन। वाओ, 860 बिलियन! एक ग्लोबल स्लोडाउन के बीच ये एक मैसिव रेजिलियंस शो करता है। सही बात है। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वीट प्रोक्योरमेंट टारगेट को बढ़ा दिया है। अब ये 345 यानी 345 लाख मेट्रिक टन्स या LMT सेट कर दिया गया है। ऐसे वॉलेटाइल टाइम्स में ये फूड सिक्योरिटी के लिए एक काफी जरूरी बफर है। हाँ,
और मैक्रो लेवल की ये आर्थिक हेल्थ ही डायरेक्टली डिसाइड करती है कि कंज्यूमर लेवल पर बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शंस का फ्लो कैसा रहेगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। फिनटेक मार्केट और कॉर्पोरेट बैंकिंग का लैंडस्केप ना अभी एक अलग ही एक्सपोनेंशियल स्केल पर ऑपरेट कर रहा है। ओह एब्सोल्युटली, मैं ये डेटा देख रहा था एंड आई वाज जस्ट अमेज्ड। अगर हम स्पेसिफिकली यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात करें तो मार्च के नंबर्स किसी भी ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के मुकाबले काफी स्टैगरिंग है। टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शंस 22.64 बिलियन हिट कर गए हैं एक सिंगल महीने में। 22 बिलियन एक महीने में, और इसकी वैल्यू क्या बनती है? अगर इसकी मॉनेटरी वैल्यू देखी जाए तो ये करीब 29.53 मतलब 29.53 लाख करोड़ बनती है। ये वॉल्यूम दिखाता है कि डिजिटल अडॉप्शन अब टियर 3 और टियर 4 सीरीज तक डीपली घुस चुका है। लेकिन अगर मैं इसका मार्केट शेयर ब्रेकडाउन देखूं तो मुझे एक टेंशन भी दिखती है। आप कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली एक हायरार्की देखिए, फोन पे अभी भी नंबर 1 पर है विथ 10.50 बिलियन ट्रांजैक्शंस। राइट। उनका वॉल्यूम शेयर 46.4% है और वैल्यू शेयर एग्जैक्टली 49.1% है, जो लगभग 14.48 लाख करोड़ बनता है। और उसके बाद गूगल पे सेकंड पोजीशन पर है विद 7.53 बिलियन ट्रांजैक्शंस होल्डिंग अराउंड 33% मार्केट शेयर। और पेटीएम कहाँ है इस लिस्ट में अभी? पेटीएम नंबर 3 पर है एट 1.77 बिलियन ट्रांजैक्शंस, जो रफली 7.8% शेयर बनाता है। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर्स आते हैं, जैसे कि नावी 800 मिलियन पर, क्रेड 340 मिलियन पर और भीम बस 200 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर। तो बेसिकली फोन पे और गूगल पे मिलकर ऑलमोस्ट 80% मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, और रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से इसी ही कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक का सर्वर डाउन होता है ना, तो आधी इकोनॉमी का ट्रांजैक्शन फ्लो रुक सकता है। सही पॉइंट है। इसीलिए आरबीआई नई एंटिटीज को बड़ा कॉशियसली अलाउ कर रहा है। अब कॉर्पोरेट बैंकिंग अपडेट्स देखें तो मोबीक्विक को आरबीआई से फाइनली एनबीएफसी लाइसेंस के लिए अप्रूवल मिल गया है। ओह अच्छा, पर क्या कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगाई है रेगुलेटर ने? हाँ, एक बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन है। उन्हें मार्च 2027 तक अपना नेट ओन्ड फंड, जिसे एनओएफ कहते हैं, वो 10 करोड़ रुपीस मीट करना होगा। राइट। एनओएफ बेसिकली एक फाइनेंशियल कुशन होता है ताकि कंपनी मार्केट शॉक्स को अब्सॉर्ब कर सके। और क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में पीएनबी ने क्या किया है? पीएनबी ने अपना नया पीएनबी कीवी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और ये स्ट्रिक्टली इंडिजिनस रुपए नेटवर्क पर बेस्ड है। ग्रेट। इन डिजिटल एडवांसमेंट्स के साथ ना एक बहुत ही क्रिटिकल रेगुलेटरी मूव भी सामने आया है एआई को लेकर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक स्पेशल पैनल अपॉइंट किया है अंडर सीएस शेट्टी। ओके, इनका मैंडेट क्या है? इस पैनल का काम बहुत स्पेसिफिक है। इन्हें एडवांस्ड एआई प्लेटफॉर्म्स, स्पेसिफिकली जो एंथ्रोपिक्स मिथोस है, उसके साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स को इवैल्यूएट करना है इंडियन बैंकिंग सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। ओह, तो मतलब रेगुलेटर्स एआई से डर रहे हैं? डर नहीं, कॉशन। बैंक्स कोर सिस्टम में एआई इंटीग्रेट करने को लेकर बहुत तेजी दिखा रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अब इस टेक रश को रेगुलेट करना चाहती है। देखिए, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। एक तरफ हम एक्सपोनेंशियल डिजिटल ग्रोथ देख रहे हैं, फास्टेस्ट प्रोसेसिंग चाहिए, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन चाहिए, जो एआई के बिना पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो तो है। रेगुलेटर्स इतने कॉशियस क्यों हैं? क्या एडवांस्ड एआई बैंकिंग के लिए एक वरदान मतलब भून है या एक हिडन थ्रेट है? देखिए, रेगुलेटर्स बिल्कुल इनोवेशन के खिलाफ नहीं है, पर बैंकिंग कंप्लीटली ट्रस्ट पर चलती है। अगर एक एआई हैलुसिनेशन या साइबर वल्नरेबिलिटी की वजह से कस्टमर का डेटा या कैपिटल कॉम्प्रोमाइज होता है, तो सिस्टम से ट्रस्ट पल भर में उड़ जाएगा। दैट मेक्स सेंस। और एंथ्रोपिक्स मिथोस जैसे एडवांस मॉडल्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उनके डिसीजन मेकिंग पाथवे समटाइम्स बिल्कुल ब्लैक बॉक्स होते हैं। हम नहीं जानते वो रिजल्ट तक कैसे पहुंचे। इसीलिए ये साइबर सिक्योरिटी इवैल्यूएशन एक जरूरी स्पीड ब्रेकर है। आई एग्री। लेकिन जिस तरह टेक डिसरप्शंस इंटरनल फाइनेंशियल वर्ल्ड को शॉक्स देते हैं, ठीक वैसे ही जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस ग्लोबल लेवल पर शॉक्स क्रिएट करते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो अभी द बिग इवेंट ये है कि मिडिल ईस्ट में एक मैसिव शॉक आया है। यूएई ने ऑफिशियली एग्जिट कर दिया है ओपेक और ओपेक प्लस से। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। बिल्कुल। और इसके कॉजेस क्या बताए जा रहे हैं? इस एग्जिट के पीछे यूएई ने काफी स्पेसिफिक रीजंस दिए हैं। पहला है सिक्योरिटी डिसकंटेंट, स्पेशली जो कंटिन्यूअस ईरान अटैक्स हो रहे हैं उसको लेकर। राइट। साथ ही अरब स्टेट्स से मिलिट्री सपोर्ट की कमी उन्हें फील हो रही थी।
उन्हें लगता है कि जीसीसी और अरब लीग काफी वीक हो गए हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला इशू भी तो है ना? हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो फिजिकल थ्रेट्स हैं और आखिर में यूएई का अपना एम टू परस्यू स्ट्रेटेजिक एनर्जी इंडिपेंडेंस, ये सब फैक्टर्स इस एग्जिट के पीछे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करना यहाँ बहुत जरूरी है। ये स्ट्रेट ना ग्लोबल इकोनॉमी की एक तरह से जग्युलर वेन यानी नस जैसी है। इसका चौक होना मतलब पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन की सांस रुक जाना। एग्जैक्टली और यूएन ने ऑलरेडी एक टेरिफाइंग वार्निंग इशू कर दी है कि इसके क्लोजर से एक मैसिव ग्लोबल फूड और फ्यूल इमरजेंसी ट्रिगर हो सकती है। और ईरान का क्या स्टैंड है इसमें? ईरान ने एक हाईली कंडीशनल ऑफर रखा है। उन्होंने कहा है कि वो स्ट्रेट को रीओपन कर सकते हैं, पर एक शर्त पर, अगर यूएस अपने सभी पोर्ट ब्लॉकेड्स लिफ्ट कर ले। ओह, पर यूएस में तो अब ट्रंप एक्सपेक्टेड है, तो वो तो इसे कैटेगोरिकली रिजेक्ट ही करेंगे। हाँ, वही तो डिप्लोमेटिक टेंशन है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची अभी रशिया विजिट कर रहे हैं इन एस्केलेटिंग रीजनल टेंशंस के बीच। बेसिकली अलाइनमेंट्स क्लियर हो रही हैं। ऐसे वॉलेटाइल ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप में इंडिया को अपनी खुद की फ्यूचर सिक्योरिटी को इंश्योर करना होगा थ्रू स्ट्रॉन्ग बायलैटरल ट्रेड। सो लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट स्लाइड। बायलैटरल ट्रेड में इंडिया ने एक्चुअली एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए फाइनली साइन हो गया है। एक्सीलेंट न्यूज। किसके बीच हुआ ये साइन? इस पैक्ट को इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के टॉड मकले ने सील किया। और इसके एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं एस्पिरेंट्स के लिए? डिटेल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स पर फुल 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया है। 100%? दैट्स ह्यूज। हाँ, और रिटर्न में न्यूजीलैंड ने अपने 118 सर्विसेज सेक्टर्स ओपन किए हैं और अगले 15 सालों में $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स का कमिटमेंट दिया है। वाओ, 118 सर्विसेज सेक्टर्स। आईटी और बाकी प्रोफेशनल्स के लिए ये तो गेम चेंजर होगा। बिल्कुल होगा। और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस नहीं, इंडिया केन्या कस्टम्स एमओयू पर भी टॉक्स रिज्यूम हो गई हैं पूरे 7 साल के गैप के बाद। 7 साल? हाँ, और ये एमओयू साइन हुआ एट द 10th जॉइंट ट्रेड कमिटी यानी जेटीसी मीटिंग इन नायरोबी। दिस शोज हम सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और ग्रीन पैक्ट्स को लेके क्या अपडेट्स हैं? जॉर्डन ने फॉर्मली 3 मेजर इंडिया लेड ग्रीन इनिशिएटिव्स को ज्वाइन कर लिया है। कौन कौन से? इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए, दूसरा है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर या सीडीआरआई, और तीसरा है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जीबीए। ग्रेट। ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी सीधे तौर पर हमारी ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक ग्लोबल डिप्लोमेसी को पावर करती है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ग्लोबल डिप्लोमेसी और रीजनल सिक्योरिटी के सेगमेंट में एक हाई प्रोफाइल विजिट हुई है। यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट एनालेना बारबॉग इंडिया आई हुई हैं। राइट। इनका फोकस किन चीजों पर था? कोर डिस्कशंस डिजिटल गवर्नेंस, मल्टीलैटरलिज्म और यूएन चार्टर पर थीं। इंडिया के बाद वो डायरेक्ट ही चाइना जाएंगी। उसके अलावा EAMS जयशंकर ने एक नया लोगो और थीम अनवील किया है। हाँ, ये 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के लिए है ना, जिसे IAFS4 कहते हैं। एग्जैक्टली, जो कि मई 31, 2026 को न्यू दिल्ली में शेड्यूल्ड है। और इसका लोगो और थीम क्या है? एग्जाम में जरूर आएगा। थीम रखी गई है IS स्पिरिट, और जो लोगो है उसमें एक लायन को इंटरलॉक्ड मैप्स के ऊपर दिखाया गया है। वेरी सिंबॉलिक। और सिक्योरिटी अपडेट्स में राजनाथ सिंह जी का क्या स्टेटमेंट था? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो कि बिश्केक किर्गिस्तान में हुई थी, वहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। राइट। और ग्लोबल सिक्योरिटी के नोट्स में एक एक्शन ऑन ग्राउंड भी दिखा में। मोहम्मद सलीम दोला, जो दाऊद इब्राहिम का एड था, उसको फाइनली टर्की से इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। ये एक बड़ा ऑपरेशनल सक्सेस है। लेकिन इन सब के बीच एक काफी सैड ह्यूमैनिटेरियन वार्निंग भी आई है। ओह, कहां से? यूनिसेफ ने एक अलार्मिंग वार्निंग दी है कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान शायद 2030 तक अपनी 20,000 विमेन टीचर्स को खो देगा। 20,000 विमेन टीचर्स, ये तो बहुत शॉकिंग है। एक तरफ इंडिया, अफ्रीका और यूएन के साथ मिलकर एक ग्लोबल फ्यूचर डिजाइन कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारे ही नेबरहुड में एजुकेशन का इतना डार्क रिग्रेशन हो रहा है। बिल्कुल। हम उन ग्लोबल कंट्रास्ट को तभी ठीक से हैंडल कर पाएंगे जब हमारा अपना घर ठीक हो, और इसके लिए इंडिया का एक अपना मास्टर प्लान है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं नीति आयोग के DPI@2047 रोड मैप की। द ग्रैंड विजन।
ये रोड मैप बेसिकली इंडिया को एक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखता है, राइट? हाँ, और ये एक स्टेप फाउंडेशन और डिलॉयट के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। टारगेट है कि 2047 तक पर कैपिटा इनकम एक मैसिव $18,000 हिट कर जाए। दैट्स एम्बिशियस। इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? इसको 3 क्लियर फेजेस में ब्रेक डाउन किया गया है। पहला था DPI 1.0, जो हमारी फाउंडेशन थी। जैसे आधार और यूपीआई, जिन्होंने 1.3 बिलियन लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन एनेबल किया। एग्जैक्टली। फिर आता है DPI 2.0। इसका टाइमलाइन है 2025 से 2035 तक। यहाँ फोकस है लाइवलीहुड लेड ग्रोथ एट स्केल पर। मतलब छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करना। हाँ, इसमें 8 हाई इम्पैक्ट सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है, स्पेसिफिकली टारगेटिंग MSMEs और एग्रीकल्चर। और आखिरी फेज है DPI 3.0, जो कि 2035 से 2047 तक चलेगा, राइट? बिल्कुल। यहाँ फोकस होगा इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेशन पर। अगर मैं इसे इजीली समझाऊं तो ये ठीक एक स्काई स्क्रैपर बनाने जैसा है। DPI 1.0 एक मजबूत नींव या फाउंडेशन थी, 2.0 उसके स्ट्रक्चर और वॉल्स हैं, स्पेसिफिकली फॉर MSMEs, और 3.0 उसका एक ग्लोबल पेंट हाउस लेवल है। वाह, क्या एनालॉजी दी है। और एक कितनी बड़ी $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए उतनी ही रोबस्ट इंटरनल लॉज और सिविक गवर्नेंस की भी जरूरत होती है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आई इस हफ्ते। उन्होंने राइट टू सेफ रोड ट्रैवल को बेसिकली एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है अंडर आर्टिकल 21। ये तो बहुत जरूरी था, लेकिन सिर्फ गाइडलाइंस दी हैं या कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी हैं? बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। उन्होंने क्लियर कहा है कि हाईवेज पर से सभी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स और ढाबास को आने वाले 60 यानी 60 डेज के अंदर रिमूव करना होगा। ओह वाओ, 60 डेज। हाँ, और हेवी व्हीकल पार्किंग को भी हाईवेज पर डेजिग्नेटेड बेस के बाहर कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। इम्प्लीमेंटेशन टफ होगा, पर ये जरूरी था। टेक और गवर्नेंस की फील्ड में एक नया पोर्टल आया है, सहयोग पोर्टल। अच्छा, ये किस चीज के लिए है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक मैकेनिज्म है अंडर IT एक्ट सेक्शन 79 सब सेक्शन 3B। इसका काम है अनलॉफुल कंटेंट को रैपिडली रिमूव करना इंटरनेट से। ओके, तो प्लेटफॉर्म्स कंप्लाई कर रहे हैं इससे? वही थोड़ा इशू चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी X, जो पहले ट्विटर था, उससे क्लैरिफिकेशन मांगी है उनके इस पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन को लेकर। लीगल बैटल्स चलती रहेंगी यहाँ। अर्बन प्लानिंग में क्या चल रहा है? यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट, और साथ ही मिनिस्ट्री ने एक स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। स्माइल ऐप, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये ऐप करीब 181 मतलब 181 सिटीज में बेगरी हॉटस्पॉट्स को मैप करेगी ताकि रिहैबिलिटेशन बेटर हो सके। दैट्स अ सॉलिड सोशल जस्टिस इनिशिएटिव। और लेजिस्लेटिव फ्रंट पर दिल्ली असेंबली अपना 5th स्पेशल सेशन होल्ड कर रही है टू डिबेट द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। सही बात है। तो देखिए, जबकि इंटरनल गवर्नेंस इंश्योर करती है डोमेस्टिक पीस को, हमारी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है ना, उसको मेंटेन करने के लिए काफी मैसिव कैपिटल लगता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। द मैसिव बजट। और यहाँ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर का डेटा इतना स्टैगरिंग है कि कोई भी शॉक हो जाए। नंबर्स बताइए जरा। 2025 में ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग हिट कर चुकी है $2,887 बिलियन। वेट, ऑलमोस्ट $2.9 ट्रिलियन सिर्फ मिलिट्री पर? हाँ, और इसमें सबसे बड़ा स्पाइक यूरोप में आया है। यूरोप ने 14% का इंक्रीज देखा है, टोटलिंग 864 बिलियन। और पूरी दुनिया का 51% हिस्सा तो सिर्फ टॉप 3 देश खर्च कर रहे हैं। चलिए इन टॉप रैंक्स को ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। रैंक 1 पर नेचुरली यूनाइटेड स्टेट्स है। रैंक 2 पर कौन है? रैंक 2 पर चाइना है। उनका बजट $336 बिलियन है, जो पिछले साल से 7.4% अप है। ओके। रैंक 3 पर रशिया, रैंक 4 पर जर्मनी और रैंक 5 पर है इंडिया। इंडिया का एग्जैक्टली कितना बजट रिपोर्ट हुआ है? इंडिया का है $92.1 बिलियन, जो बेसिकली 8.9% अप है ईयर ऑन ईयर, और ये ग्लोबल स्पेंडिंग का एग्जैक्ट 3.2% हिस्सा बनाता है। और इस स्लाइड में एक क्रूशियल कॉन्टेक्स्ट नोट भी दिया गया है हमारे पड़ोसियों के बारे में। पाकिस्तान का रैंक 31 है ग्लोबली,
एट 11.9 बिलियन डॉलर्स, और इनका स्पेंडिंग भी 11% अप है। राइट। अब यहाँ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इंडिया का डिफेंस बजट अपने आप में मैसिव लगता है, 92 बिलियन। पर चाइना और पाकिस्तान का अगर हम ड्यूअल मिलिट्री बिल्डअप देखें, तो क्या ये नंबर्स रियलिटी में उतना सिक्योरिटी सेंस देते हैं? देखिए, वॉरफेयर अब सिर्फ हार्डवेयर और रैंक्स का गेम नहीं रहा। ये अलायंसेस, टेक डोमिनेंस और ग्राउंड डिप्लॉयमेंट का थिएटर बन चुका है। इसलिए सिर्फ इन बजट एलोकेशंस को देखने के बजाय हमें एक्चुअल फिजिकल डिप्लॉयमेंट्स और स्पेस रेस डायनामिक्स पर शिफ्ट होना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। डिफेंस ऑपरेशंस में इंडिया का हार्डवेयर मूवमेंट्स काफी स्ट्रांग है अभी। इंडिया इफेक्टिवली अपने 4th S-400 ट्रियम सिस्टम की डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहा है रशिया से। कब तक आने की उम्मीद है ये? मिड में 2026 तक, और इसे स्पेसिफिकली वेस्टर्न बॉर्डर डिप्लॉयमेंट के लिए लाया जा रहा है। नेवल फ्रंट पर भी एक्शन है। INS सुनायना, जिसे IOS सागर भी कहा जाता है, वो चैंगी नेवल बेस सिंगापुर पहुंच चुकी है। अंडर दी महासागर इनिशिएटिव, राइट? एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ एक अलग ही टाइप की सिक्योरिटी चल रही है, मेडिकल डिप्लोमेसी। ये इंडिया का एक बड़ा सॉफ्ट पावर मूव है। इंडिया ने रिसेंटली 2 इंडिजिनसली डेवलप्ड भीष्म आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब्स गिफ्ट किए हैं किर्गिस्तान को फॉर डिजास्टर रिलीफ। वंडरफुल। लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन तो हमारे स्पेस सेक्टर में हो रहा है। मुझे ये शेयर करते हुए बहुत थ्रिल हो रहा है कि तेलंगाना के CM A. रिवंथ रेड्डी ने स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम 1 फ्लाइट हार्डवेयर को फ्लैग ऑफ किया है। विक्रम 1? ये तो इंडिया का बिल्कुल पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है ना? बिल्कुल। और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर इसरो ने एक साइंस पैक्ट यानी MOU साइन किया है TFR के साथ फॉर स्पेस साइंस कोलैबोरेशन। लेकिन हमें इस बारे में काफी विजिलेंट रहना होगा, क्योंकि चाइना पाक अलायंस स्पेस में भी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। पाकिस्तान ने अपना PRS-CEO-3 सैटेलाइट अप्रैल 2026 में लॉन्च किया। और इनका आगे का प्लान क्या है? उन्होंने इफेक्टिवली अपने पहले एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट कर लिया है चाइना के थियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए। तो ठीक कहा आपने, अर्थली अलायंसेस अब सच में ऑर्बिट में एक्सटेंड हो रही हैं। सरकार ने ना सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसे SAF कहते हैं, उसको अब ATF मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल कंट्रोल ऑर्डर के दायरे में ला दिया है। ये एक काफी बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। एग्जैक्टली। आई मीन, इसका सीधा मतलब है कि नेट जीरो 2070 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब इथेनॉल और सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन ब्लेंडिंग यानी इनके मिश्रण की अनुमति मिल गई है। देखिए, अगर हम इस SAF ब्लेंडिंग की तुलना करें ना, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे चाय में एक छोटा सा सेहतमंद सप्लीमेंट मिलाना। ओह, इंटरेस्टिंग। कैसे? शुरुआत बहुत छोटी होती है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म परिणाम एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़े होंगे। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर से एक और बड़ी खबर है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय ने पहली बार कमर्शियल कोल ऑक्शंस के 14th राउंड में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के प्रावधान पेश किए हैं। वेट, UCG, ये अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पारंपरिक खनन से, ट्रेडिशनल माइनिंग से अलग कैसे है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। एक्चुअली परंपरागत माइनिंग में हम जमीन खोदकर कोयला निकालते हैं, लेकिन UCG में कोयले को जमीन के अंदर ही गैस में कन्वर्ट किया जाता है, तो पोल्यूशन और रिसोर्सेज का वेस्ट काफी कम हो जाता है। वाओ, मतलब बिना बाहर निकाले ही एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेना। स्मार्ट। बिल्कुल। और रिसोर्सेज की बात हो ही रही है, तो क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में रॉकलिंग कंपनी ने उत्तर प्रदेश में भारत की पहली इंटीग्रेटेड लायन आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग फैसिलिटी मतलब पुनर्चक्रण सुविधा खोली है। यूपी में? ओके। हाँ। और इसकी क्षमता 10,000 TPA है, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है, इसकी रिकवरी एफिशिएंसी 98% है। Wait, really? 98%? ये नंबर सच में शॉकिंग है। सही कहा। और 98% रिकवरी एफिशिएंसी वाली ये फैसिलिटी भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाएगी। प्लस ये हमारे NDCs के लक्ष्यों से भी परफेक्टली जुड़ी हुई है। NDCs, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, है ना? हाँ। भारत ने 2031-2035 की अवधि के लिए अपने अपडेटेड NDCs को औपचारिक रूप से UNFCCC के सामने प्रस्तुत कर दिया है, और इसे स्पेशली एक ग्रीन इकोसिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। ऊर्जा क्षेत्र में इन तकनीकी बदलावों को समझने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रकृति और इकोलॉजी में क्या नई खोजें हुई हैं। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड।
इकोलॉजी की बात करें तो अरैचिनिड डिस्कवरीज में एक नया अपडेट आया है। जंपिंग स्पाइडर यानी कूदने वाली मकड़ी की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। ओके, मकड़ियाँ कहाँ मिली हैं ये? पहली है मोग्रस शुष्का, जो कि अरब यानी शुष्क राजस्थान और गुजरात में मिली है, और दूसरी है मोग्रस पुणे। तो नाम से लग रहा है कि महाराष्ट्र में मिली होगी। राइट, अर्बन महाराष्ट्र में, और ये पूरी खोज यूरोपियन जर्नल ऑफ टैक्सोनॉमी में पब्लिश हुई है। देखा जाए तो मुगरूस पुणे और शुष्का का मिलना अर्बन बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कंक्रीट के शहरों में भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। एग्जैक्टली। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करें तो MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उत्तर प्रदेश के बारासिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। राइट, इसका मेन एम वहां के लुप्तप्राय दलदली हिरण मतलब एंडेंजर्ड स्वैम्प डियर को बचाना होगा। सही कहा। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर यूनेस्को ने 12 नए ग्लोबल जियो पार्क्स को मान्यता दी है, जिससे अब 51 देशों में ये नेटवर्क टोटल 241 साइट्स तक फैल गया है। 241 साइट्स, राइट। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स में एक और बड़ा माइलस्टोन है। बांग्लादेश ने रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल लोडिंग शुरू कर दी है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना जरूरी है कि ये प्लांट रशियन टेक्निकल असिस्टेंस यानी रूसी तकनीकी सहायता से बनाया गया है। मतलब जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से रशिया और बांग्लादेश का ये कनेक्शन काफी सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल, वहाँ का पूरा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप इससे प्रभावित होगा। और इनोवेशंस की बात करें तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग चीज की है, साइबॉर्ग बॉटनी में प्रगति। साइबॉर्ग बॉटनी, ये क्या होता है? इसमें प्लांट्स को यानी पौधों को बायो इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग सिस्टम्स में बदल दिया जाता है। वेट, ये तो किसी साईफाई फिल्म जैसा लग रहा है। मतलब पौधे अब इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स बन जाएंगे। इसका एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग में क्या बड़ा बदलाव आएगा? देखिए, पौधे अपने एनवायरनमेंट को लेकर नेचुरली बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब उन्हें बायो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जोड़ देते हैं तो वो रियल टाइम डेटा दे सकते हैं पोल्यूशन या सॉइल क्वालिटी के बारे में। ओह वाओ, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी में तो सच में नेक्स्ट लेवल काम हो रहा है। इसके बाद अब हमें इंसानी स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े अहम कदमों पर ध्यान देना चाहिए। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स में भारत का सबसे बड़ा कदम है सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन। भारत ने स्वदेशी सर्वावैक वैक्सीन का उपयोग करके एक राष्ट्रव्यापी HPV ड्राइव लॉन्च किया है। राइट, और ये कैंपेन सीधे तौर पर WHO के 90-70-90 लक्ष्यों के अनुरूप है। ये नंबर्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। हाँ, 15 साल की आयु तक 90% लड़कियों का टीकाकरण और 35 और 45 वर्ष की आयु तक 70% महिलाओं की स्क्रीनिंग, 90% पहचाने गए मामलों का इलाज। सही। देखिए, अगर मैं इस WHO के 90-70-90 टारगेट को समझाऊं तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जैसा है, जहां आपके टारगेट्स बिल्कुल क्लियर और मेजरेबल होते हैं, है ना? एग्जैक्टली। और सीरम वैक जैसी स्वदेशी वैक्सीन आने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि हेल्थ केयर अब अफोर्डेबल हो जाएगा। बाहर की वैक्सीन्स काफी महंगी होती थी। सही बात है। स्वास्थ्य से जुड़ी एक और एडवाइजरी है। NHRC और IMD ने मिलकर एक व्यापक राष्ट्रव्यापी हीट वेव एडवाइजरी जारी की है। क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल। इसमें बाहरी श्रमिकों मतलब आउटडोर वर्कर्स और सेंसिटिव डेमोग्राफिक्स की सुरक्षा के लिए राज्यों से तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया गया है। और ड्रग सेफ्टी के लिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी IPC ने दवा गुणवत्ता मानकों मतलब ड्रग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और फार्मास्यूटिकल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मेडिकल सुरक्षा के लिए वक्त की मांग भी थी। तो जब स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियां मजबूत होती हैं तो राज्यों का बुनियादी ढांचा भी तेजी से विकसित होता है। आइए प्रशासनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखें। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी खबर UT लद्दाख से है। वहां 5 नए जिले बनाए गए हैं। 5 नए जिले, ओके। उनके नाम क्या है? उनके नाम है नुब्रा, श्याम, चांगथांग और बाकी 2 हैं ज़ेंस्कार और द्रास, राइट? हाँ, तो इस एक्सपेंशन से कुल जिलों की संख्या वहां 2 से बढ़कर अब 7 हो गई है। ये प्रैक्टिकली एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक स्टेप है। लद्दाख बहुत बड़ा और बॉर्डर एरिया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के लिए छोटे जिलों का होना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश इंफ्रा की बात करें तो PM मोदी 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 594 किलोमीटर्स, दैट्स मैसिव।
हाँ, और इसके अलावा यूपी के सीएम ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 10 साल का एक वारंटी मॉडल पेश किया है। ये सस्टेनेबल गवर्नेंस का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। राइट, मतलब पाइपलाइन डालने के बाद भूल नहीं जाना है, कॉन्ट्रैक्टर 10 साल तक रिस्पॉन्सिबल होगा। एग्जैक्टली। और ट्रांजिट सेक्टर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में भारत टैक्सी लॉन्च की है। ओ, भारत टैक्सी। ये भारत का पहला कोऑपरेटिव लेड यानी सहकारी नेतृत्व वाला राइड हीलिंग ऐप है। हाँ, और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें 0 कमीशन है और ड्राइवर्स के लिए मुफ्त 5 लाख रुपए का बीमा यानी फ्री 5L इंश्योरेंस। 0 कमीशन, ये सच में गिग इकोनॉमी के लिए एक क्रांतिकारी गेम चेंजर है। ये ट्रेडिशनल एप्स जो इतना भारी कमीशन चार्ज करते हैं, उन्हें बहुत कड़ी टक्कर देगा। सही कहा। टूरिज्म में एक नया अपडेट आया है। IRCTC ने न्यू दिल्ली से शुरू होने वाले 14 दिन के भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर की शुरुआत की है। ये क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देगा। नाइस। और एजुकेशन नोट पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन की पाठ्य पुस्तक वितरण की समीक्षा की है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सही नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। तो अब रणनीतिक नियुक्तियों की बात करते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेटेजिक अपॉइंटमेंट्स में सबसे हाई प्रोफाइल नियुक्ति नीति आयोग में हुई है। डॉक्टर अशोक कुमार लहिरी को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने सुमन बेरी की जगह ली है। डॉक्टर लहिरी, उनके आने से तो भारत की आर्थिक नीतियों मैक्रो इकोनॉमिक्स पर काफी गहरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। और उनके साथ ही डॉक्टर गोवर्धन दास को वहां फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। ओके। और बैंकिंग सेक्टर में तीसरे कार्यकाल के लिए यानी 3rd टर्म के लिए MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है। और सेल में दिलीप कुमार, जो कि एक IRSM ऑफिसर हैं, उन्होंने चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला है। राइट। और डिप्लोमेसी की बात करें तो दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सही। कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स में भी काफी कुछ चल रहा है। ONGC ने अपने पेट्रोकेमिकल्स मार्केटिंग ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों MRPL और OPEL के साथ जॉइंट वेंचर यानी JV को मंजूरी दी है। और डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है ना? हाँ, सिग्मा एडवांस सिस्टम्स वाला। हाँ। सिग्मा एडवांस सिस्टम्स ने एरोस्पेस कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए UK की रोल्स रॉयस के साथ 7 साल का 3,800 करोड़ रुपए का करार किया है। 3,800 करोड़। ये भारत के मेक इन इंडिया सक्सेस की कितनी बड़ी मिसाल है। हम अब एरोस्पेस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करके ग्लोबली सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। और शेयर मार्केट रेगुलेटर्स से जुड़ी एक न्यूज़ है। NSE ने नियामक मापदंडों रेगुलेटरी नॉर्म्स का पालन करने के लिए इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX में अपनी हिस्सेदारी 26% से घटाकर 25% कर दी है। राइट। तो कॉर्पोरेट और लीडरशिप की दुनिया से निकलकर अब हम उन हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। कल्चरल माइलस्टोन्स की बात करें तो म्यूजिक में 13वें सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड्स से हिंदुस्तानी गायकों सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्णा राव पंडित को सम्मानित किया गया है। ये सच में गर्व की बात है। और ब्रॉडकास्टिंग फील्ड में आकाशवाणी यानी प्रसार भारती ने अपने ब्रॉडकास्टिंग के 90 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी सिग्नेचर ट्यून और जिंगल प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। 90 इयर्स। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर ने रेडियो के जरिए इस पूरे देश को जोड़कर रखा है ना। इन्फॉर्मेशन हो या कल्चर, सब इसके थ्रू फ्लो हुआ है। सही बात है। अब कुछ श्रद्धांजलि और निधानों की तरफ आते हैं। भारत ने अपने एक लेजेंड रघु राय को खो दिया है। वो 83 वर्ष के थे। ओह, उन्हें फादर ऑफ इंडियन फोटो जर्नलिज्म के रूप में जाना जाता था। उनकी लेगेसी को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि उनका एक सिंगल क्लिक 1000 शब्दों की कहानी बयां कर देता था। उनकी तस्वीरें अपने आप में इतिहास हैं। बिल्कुल। स्पोर्ट्स की दुनिया से गुरबख्श सिंह रेवाल का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो हॉकी में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। और इंटरनेशनल लेवल पे एक ट्रेजेडी हुई है। सादियो कैमारा, जो कि माली के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी एक सुसाइड अटैक यानी आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई है। ये बहुत ही सैड न्यूज़ है। इसके अलावा भारतीय मूल के व्यापारी बासु श्रॉफ का निधन हो गया है, जिन्हें दुबई टेक्सटाइल किंग के नाम से जाना जाता था।
और डॉक्टर गोपाल राव पाटिल का भी निधन हो गया है, जो राज्यसभा के पूर्व सदस्य यानी फॉर्मर मेंबर ऑफ द राज्यसभा थे। इन सभी ने परिवारों के प्रति संवेदनाएं, संस्कृति और इतिहास के इस सम्मान के बाद अब लुक करते हैं दुनिया भर के खेल के मैदानों का, जहां नए कीर्तिमान रचे गए हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी हेडलाइन क्रिकेट से है। विराट कोहली आईपीएल में 9000 रन्स बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये मुकाम उन्होंने आरसीबी वर्सेस डीसी मैच के दौरान हासिल किया। वाह, 9000 रन्स, क्या बात है। और देश के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी प्रोग्रेस हो रही है। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में 6 नई इंडोर क्रिकेट अकेडमीज का उद्घाटन किया है। हाँ, और इनके लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। ये है रंगपो, डोईमुख, इम्फाल, मदन कुरकलम, आइजोल और दिमापुर। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में 6 नई क्रिकेट अकेडमीज का खुलना, ये भारत के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा से जोड़ना की एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजिक पहल है। सही कहा। क्रिकेट में एक और अपडेट है। बांग्लादेश ने T20 सीरीज के ओपनर मैच में न्यूजीलैंड को हरा दिया है। ओके, और बैडमिंटन का क्या स्टेटस रहा? बैडमिंटन में थोड़ी निराशा हुई। भारत ऊबर कप फाइनल्स में चाइना से 0-5 से हार गया है। लेकिन पॉजिटिव साइड पर हमारी ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को BWF एथलीट्स कमीशन का चेयर चुना गया है। ये एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑनर है सिंधु के लिए। और कबड्डी में 6th एशियन बीच गेम्स में भारत की महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता है, जबकि पुरुष टीम ने ईरान से हारकर सिल्वर जीता है। एथलेटिक्स और टेनिस में भी काफी एक्शन रहा। आर्याना साबलेंका मैड्रिड ओपन में आगे बढ़ गई हैं, लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग खबर है केन्या के सेबेस्टियन सावे की। उन्होंने लंदन मैराथन में 2 आवर बैरियर तोड़ दिया है। 2 घंटे से कम में मैराथन, ये तो सच में इनक्रेडिबल है। बिल्कुल। मैराथन में 2 घंटे का बैरियर टूटना इंसान की ह्यूमन एंड्योरेंस के लिए एक तरह से साउंड बैरियर टूटने जैसा चमत्कार है। सही में। और एक लास्ट स्पोर्ट्स गवर्नेंस अपडेट है। ISSF और IPC ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 2027-28 तक पैरा शूटिंग का गवर्नेंस यानी प्रशासन ISSF को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राइट। तो इन ऐतिहासिक खेल उपलब्धियों को देखने के बाद आइए उन महत्वपूर्ण तारीखों को रिवाइज करते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। डेट्स बहुत क्रूशियल होती हैं। शुरू करते हैं अप्रैल 25 से। इस दिन वर्ल्ड पेंगुइन डे और वर्ल्ड वेटनरी डे होता है, और इस साल वर्ल्ड वेटनरी डे की थीम है वेटरनेरियंस गार्डियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ। राइट। और अप्रैल 26 को इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे है। याद रखना कि ये इसकी 40th एनिवर्सरी है। हाँ, और 26 अप्रैल को ही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी मनाया जाता है, जिसकी थीम है IP एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। इन डेट्स और थीम्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं तो कहता हूं एस्पिरेंट्स इन थीम्स को एक कहानी बनाकर दिमाग में सेट कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में इनोवेशन करनी है तो IP को लाना पड़ेगा, है ना? इको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट्स। एग्जैक्टली। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मॉडर्न वर्कप्लेस में सिर्फ फिजिकल सेफ्टी ही नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कितना महत्वपूर्ण हो गया है आजकल। सही कहा। और अप्रैल 29 को इंटरनेशनल डांस डे और इंटरनेशनल स्कल्पचर डे होते हैं। और आखिर में मई 4 से 10 तक नेशन वाइड फायर सेफ्टी वीक चलेगा। इसकी थीम है सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल एंड फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी टुगेदर फॉर फायर प्रिवेंशन। तो अब जब हमने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और तिथियां कवर कर ली हैं, समय आ गया है एक्चुअल नॉलेज को टेस्ट करने का। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल, ये हिस्सा एक लाइव रैपिड फायर क्विज की तरह है। हाँ, देखते हैं कि आज की चर्चा को सबसे ध्यान से किसने सुना है। तो एस्पिरेंट्स रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने हाल ही में स्ट्रैटेजिक एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी रणनीतिक ऊर्जा स्वतंत्रता का हवाला देते हुए ओपेक और ओपेक प्लस से औपचारिक रूप से हटने की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस हैं A ईरान, B UAE, C कतार, D रशिया। और इसका सही उत्तर है B UAE। राइट। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना एक काफी बोल्ड मूव है। हाँ, ये स्टेप मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। वो लोग कंप्लीटली अपनी टर्म पर एनर्जी प्रोडक्शन करना चाहते हैं। सही। क्वेश्चन 2 देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी DPI एट 2047 रोड मैप के अनुसार 2030 तक भारत की GDP में DPI का योगदान कितना प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है? ऑप्शंस हैं A 1%, B 4%, C 7% या D 10%।
इसका सही जवाब है बी 4%। गुड। क्वेश्चन 3, रॉकलिंक द्वारा देश की पहली इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग फैसिलिटी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी तेलंगाना। और सही जवाब है सी उत्तर प्रदेश। राइट, 98% एफिशिएंसी वाली फैसिलिटी वही है। और आखिरी सवाल, क्वेश्चन 4, नवीनतम सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 के लिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी सैन्य खर्च में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? ऑप्शंस ए 3rd, बी 4th, सी 5th या डी 6th। और सही उत्तर है बी 4th। भारत चौथे स्थान पर है। परफेक्ट। इस डीप डाइव सेशन में हमने सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स और इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तक का एक बहुत बेहतरीन सफर तय किया। हाँ, और जाने से पहले मैं आप सभी के सामने एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ओ, क्या है वो? आज हमने शुरुआत में साइबॉर्ग बॉटनी के बारे में जाना था। अब जरा सोचिए एक ऐसा भविष्य जहां पेड़ पौधे सिर्फ पर्यावरण की निगरानी ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने इन बायो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके पॉल्यूशन को खुद ही सक्रिय रूप से एक्टिवली रिपेयर कर सकें। ये टेक्निक हमारे भविष्य के शहरों को कैसे पूरी तरह बदल सकती है। वाओ, सेल्फ हीलिंग सिटीज, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। ऐसा हुआ तो गेम ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर रिसर्च करें और पढ़ें। जरूर। और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को ऐसे ही मजबूत रखने के लिए सभी एस्पिरेंट्स कृपया इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कंपाउंड लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें और अगले सेशन में मिलते हैं।